नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रही हैं जो आसमान को छूती है, पहाड़ों की दुनिया। ये सिर्फ जमीन पर उठी हुई चट्टानें नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के आर्किटेक्ट हैं। ये मौसम बनाते हैं, सभ्यताओं को जन्म देते हैं और हमारी नदियों को पानी पिलाते हैं। हमारे पास दुनिया की कुछ सबसे शानदार पर्वत श्रृंखलाओं पर जबरदस्त जानकारी है और आज हम इसी में गहराई तक उतरेंगे। हमारा मकसद साफ है, सिर्फ ये जानना नहीं कि दुनिया के सबसे ऊंचे या लंबे पहाड़ कौन से हैं, बल्कि ये समझना कि ये बने कैसे, और सबसे जरूरी बात, ये हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर कैसे डालते हैं। और हाँ, कुछ बातें तो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए जमीन के इन दिग्गजों की कहानी शुरू करते हैं। पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम पहाड़ कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या हर ऊंची पहाड़ी पहाड़ होती है? ये एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा है। असल में पहाड़ तब बनते हैं जब जमीन के अंदर की जबरदस्त ताकतें काम करती हैं। सोचिए, पृथ्वी की सतह कई विशाल टुकड़ों में बटी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स। जी, ये प्लेट्स लगातार हिलती रहती हैं, और जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स जैसे भारतीय और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो जमीन कहीं जा नहीं पाती, वो ऊपर की ओर मुड़ने और उठने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे दो कारें टकराने पर उनका बोनट मुड़ जाता है। हिमालय इसी जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। इन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक धीमी गति से हो रहे एक्सीडेंट का नतीजा है जो लाखों सालों से चल रहा है। तो चलिए इसी टक्कर के सबसे बड़े नतीजे हिमालय से शुरू करते हैं। बिल्कुल। हिमालय, जिसे बर्फ का घर भी कहते हैं, वो ऊंचाई का बादशाह है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर। और कहानी सिर्फ एवरेस्ट की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 10 हिमालय में ही हैं, जैसे कंचनजंगा और लोत्से। और ये सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए चुनौती नहीं है। हमारे स्रोतों के मुताबिक इनका असर तो अरबों लोगों पर पड़ता है। हाँ, और ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये एशिया की जीवन रेखाएं हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हिमालय एक विशाल दीवार की तरह काम करता है। दीवार? किस तरह की दीवार? ये मानसूनी हवाओं को भारत में ही रोक लेता है, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में बारिश होती है। बिना हिमालय के उत्तर भारत शायद एक ठंडा रेगिस्तान होता। एक मिनट, जब आप ग्लेशियर कहते हैं तो हम अक्सर बर्फ के एक बड़े ढेर के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना? आपने सही पकड़ा। ये ग्लेशियर सिर्फ जमे हुए पानी के ढेर नहीं हैं। ये असल में बर्फ की धीमी गति से बहने वाली नदियां हैं, जो हर साल कुछ इंच या कुछ फीट खिसकती हैं। और जैसे जैसे ये खिसकती हैं, ये अपने नीचे की जमीन को तराशती हैं, जिससे गहरी घाटियां और खूबसूरत झीलें बनती हैं। ये एशिया का वाटर टावर है। तो हिमालय ऊंचाई का बादशाह है, लेकिन अगर हम बादशाहत को लंबाई से नापें तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है ना? इसके लिए हमें दुनिया के दूसरे छोर पर जाना होगा। बिल्कुल। तब हम बात करेंगे एंडीज की। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली है। 7,000 किलोमीटर! ये लगभग पूरे महाद्वीप को कवर कर लेती है। ये सिर्फ एक श्रृंखला नहीं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, रीढ़ की हड्डी। ये न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी दक्षिण अमेरिका की रीढ़ रही है। इंका जैसी महान सभ्यताओं ने इन पहाड़ों को अपना घर ही नहीं बनाया, बल्कि इनसे जीना सीखा। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने पहाड़ों के खड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाए, जिसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। आलू और क्विनोआ जैसी फसलें उगाईं जो ज्यादा ऊंचाई पर ही उग सकती थीं, और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो इन पहाड़ों के बिना संभव ही नहीं था। तो पहाड़ों ने उनकी पूरी जिंदगी को ही आकार दे दिया। अब दूसरे महाद्वीपों पर नजर डालते हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है और यूरोप में आल्प्स। ये भी बहुत मशहूर है, लेकिन इनकी क्या खासियत है? इन दोनों की अपनी अपनी अनूठी कहानियां हैं। उत्तरी अमेरिका की रॉकीज कॉन्टिनेंटल डिवाइड यानी महाद्वीपीय विभाजक के लिए जानी जाती है। कॉन्टिनेंटल डिवाइड,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रॉकीज के एक तरफ गिरने वाला बारिश का पानी अटलांटिक महासागर की ओर बहता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी प्रशांत महासागर की ओर। ये एक प्राकृतिक प्लम्बिंग सिस्टम की तरह है जो पूरे महाद्वीप के पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और आल्प्स, हम उसे अक्सर स्कीइंग और खूबसूरती से जोड़ते हैं। रहा है। इन पहाड़ों ने सदियों तक जर्मनिक संस्कृतियों को उत्तर में और लैटिन संस्कृतियों जैसे इटालियन और फ्रेंच को दक्षिण में अलग रखा। अच्छा। इसने भाषाओं, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि खान पान के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाई है। और हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी मॉन्ट ब्लैंक है, 4,808 मीटर। और अफ्रीका में किलिमंजारो, वो तो इन सब से अलग है। बिल्कुल। किलिमंजारो एक अकेला खड़ा ज्वालामुखी है जो तंजानिया के मैदानों से अचानक उठता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये भूमध्य रेखा के इतने करीब होने के बावजूद इसकी चोटी पर ग्लेशियर हैं। हैरत की बात है। हाँ, हालांकि ये ग्लेशियर अब तेजी से पिघल रहे हैं, जो हमें एक बड़े खतरे की याद दिलाता है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। जरूर। चलिए अब वापस उस पहाड़ पर आते हैं जो इंसान की हिम्मत और महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है, माउंट एवरेस्ट। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने जब इसे पहली बार फतह किया तो वो पल इतिहास में दर्ज हो गया। वो वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। हमें समझना होगा कि वहां की चुनौती क्या है। 8,000 मीटर से ऊपर के इलाके को डेथ जोन यानी मौत का क्षेत्र कहा जाता है। डेथ जोन? जी। वहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। उस पर से -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं और हिमस्खलन का लगातार खतरा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पहाड़ों में ट्रेकिंग की थी तो महज कुछ हजार मीटर की ऊंचाई पर ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि एवरेस्ट पर पर्वतारोही किन हालात का सामना करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, वो मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण था। एवरेस्ट सिर्फ एक चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं है, ये एक ऐसा वातावरण है जो जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल है। फिर भी लोग वहां जाते हैं ये देखने के लिए कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये पहाड़ हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ सुंदर नज़ारे और रोमांचक खेल ही तो नहीं देते। नहीं, इनका महत्व बहुत गहरा है। जैसे हमने बात की, ये मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोत हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को पानी पहाड़ों से ही मिलता है। आधी से ज्यादा आबादी को? जी। दूसरा, ये प्राकृतिक ढाल हैं। ये मैदानी इलाकों को ठंडी हवाओं और तूफानों से बचाते हैं। तीसरा, ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स हैं। दुनिया के कई अनोखे पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। और इनका एक सांस्कृतिक पहलू भी है ना? हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र हैं। कैलाश पर्वत से लेकर माउंट फूजी तक दुनिया भर में पहाड़ों को पवित्र माना जाता है। लेकिन इन शानदार पहाड़ों पर अब खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं। हमारे स्रोत ग्लोबल वार्मिंग का बार बार जिक्र करते हैं। हाँ, और ये सच में एक डराने वाली बात है। वैश्विक तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स अभूतपूर्व तेजी से पिघल रहे हैं। इसका एक दोहरा असर होता है। दोहरा असर? हाँ, कम समय में पिघलते ग्लेशियरों से नदियों में पानी बढ़ जाता है, जिससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन लंबे समय में जब ये ग्लेशियर्स बहुत छोटे हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे तो इन नदियों में पानी का बहाव बहुत कम हो जाएगा। करोड़ों लोगों के लिए पीने के पानी और सिंचाई का संकट खड़ा हो सकता है। मतलब जो पहाड़ जीवन देते हैं वही जलवायु परिवर्तन के कारण खतरनाक भी बन सकते हैं। ठीक है, ये एक नाजुक संतुलन है जो अब बिगड़ रहा है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है और इन पहाड़ों पर निर्भर रहने वाले समुदायों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। चलिए इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले कुछ हैरान करने वाले तथ्य जानते हैं जो इन स्रोतों से मिले। एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया कि माउंट एवरेस्ट आज भी ऊंचा हो रहा है। हाँ, ये सच है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस दबाव की वजह से हिमालय हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊंचा हो जाता है। 4 मिलीमीटर? जी, ये हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिलेरी और नॉर्गे ने जिस एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो आज के एवरेस्ट से थोड़ा छोटा था। एक और दिलचस्प तुलना ये है कि एंडीज लंबाई में दुनिया का राजा है पर ऊंचाई में हिमालय। ये हमें बताता है कि पहाड़ों की महानता को मापने के अलग अलग पैमाने हैं। और ये तथ्य भी गौर करने लायक है कि हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो इसके चुंबकीय आकर्षण और इसकी जबरदस्त चुनौती दोनों को दिखाता है।
आज की हमारी ये पड़ताल हमें पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर उनकी भूवैज्ञानिक गहराइयों तक ले गई। हमने सीखा कि पहाड़ सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, वे जीवन के स्रोत हैं, मौसम के निर्माता हैं और संस्कृतियों के संरक्षक हैं। बिल्कुल, उन्होंने मानव जीवन और पर्यावरण में एक असाधारण भूमिका निभाई है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, दुनिया के पर्वत हमें धैर्य, साहस और प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की विशाल शक्तियों के सामने हम कितने छोटे हैं। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। हम अक्सर पहाड़ों को स्थायी और अपरिवर्तनशील मानते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि एशिया का वाटर टावर तेजी से पिघल रहा है, जरा सोचिए कि 20 या 30 साल बाद हमारी नदियों, हमारे खेतों और हमारे शहरों में पानी की क्या स्थिति होगी जब ये बर्फ के पहरेदार कमजोर पड़ जाएंगे।